नमस्कार आप सभी का, मैं सोनी स्वागत करती हूं आपका ज्ञानदा आईएएस एकेडमी के इस ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में। आज हम 1 से 15 अगस्त का करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज जो टॉपिक्स हम ले रहे हैं इस लेक्चर के लिए उसको आप एक नज़र में देख सकते हैं। मीनवाइल आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ जो हम करंट अफेयर्स आपको करा रहे हैं वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो, एसएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए इट इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। क्योंकि जो मेरा जो एक अप्रोच है वो ऐसा रहता है कि किसी भी करंट अफेयर्स का ऑब्जेक्टिव भी आपसे हैंडल हो पाए, और अगर आप पीसीएस या यूपीएससी का मेंस लिख रहे हैं तो वो भी आपसे हैंडल हो पाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक या फिर फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो पहला क्वेश्चन है आज जो हम ले रहे हैं वो है, वैश्विक दूध उत्पादन 2022 में भारत का स्थान क्या है? वर्ल्ड में जो मिल्क प्रोडक्शन है उसमें इंडिया का क्या रैंक है बोल रहा है। तो हमारा रैंक जो है पूरे वर्ल्ड में इन टर्म्स ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इट इज़ रैंक 1। हम क्या हैं? रैंक 1 पे हैं। अब मिल्क से रिलेटेड जो चीज़ें आपको याद रखनी है, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, वो आपको ये याद रखना है कि जो हमारे यहाँ व्हाइट रिवोल्यूशन हुआ, व्हाइट रिवोल्यूशन सबसे पहले तो व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? व्हाइट रिवोल्यूशन किससे संबंधित है याद रखिएगा, दैट इज मिल्क। और इसके फादर कौन है? वर्गीस कुरियन। किनको माना जाता है? वर्गीस कुरियन को माना जाता है। ठीक है। ऑपरेशन फ्लड जो है वो किससे संबंधित है? तो अगेन मिल्क के प्रोडक्शन से संबंधित है। 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क का कई बार पीएच पूछ लिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, विच इज अराउंड 6.5 to 6.7। नाउ टेल मी, अगर किसी भी चीज का पीएच 7 से कम है तो वो क्या कहलाएगा? वो एसिडिक कहलाएगा। तो मिल्क इज क्या हो गया? मिल्क इज स्लाइटली एसिडिक। क्यों एसिडिक का कहते हैं मिल्क को? बिकॉज इसमें लैक्टिक एसिड पाया जाता है। वन मोर क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इज कि जब भी मिल्क जो है कर्ड में बदलता है, जब कर्ड में कन्वर्ट होता है तो उसकी जो पीएच वैल्यू है वो बढ़ती है कि घटती है? तो इसका आंसर क्या है? घटती है। जब मिल्क से कर्ड बनेगा तो क्या होगा? पीएच वैल्यू जो है क्या होगा? नीचे आएगा, घटेगा, है ना। उसकी एसिडिक प्रॉपर्टी क्या करेगी? बढ़ेगी। ज़्यादा खट्टा होगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो पीएच वैल्यू घट जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि जब 7 से प्लस वैल्यू होता है तो क्या होता है? वो चीज़ बेसिक कहलाती है, एल्केलीन कहलाती है। और 7 से कम होता है, सॉरी मैंने 10 बोल दिया था, 7 से जब ज़्यादा होता है तो उसको बेसिक कहते हैं, और 7 से कम होता है तो उसको एसिडिक कहते हैं। ठीक है। तो ऑल दीज फैक्ट्स आर रिलेटेड टू मिल्क विच इज इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, भारत के मुख्य न्यायाधीश जो रमणा जी हैं ने न्यायमूर्ति यू ललित को उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया है। जो रमणा जी हैं उन्होंने किसको नॉमिनेट किया है या फिर किसको रेकमेंड करा? नॉमिनेट नहीं बोल सकते, रेकमेंड करा है। यू ललित को रेकमेंड करा है। फॉर व्हाट? फॉर बीइंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई। अगले सीजीआई बनने के लिए इनको जो है वो नामित किया है इन्होंने। तो वो कौन से क्रम के हैं पूछ रहा है। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं वो किस क्रम के होते हैं? वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वनडे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो रमणा जी हैं वो बेसिकली 48 सीजीआई हैं हमारे। तो ऑब्वियसली बात है ये जिनको नेम करेंगे वो कौन से होंगे? वो 49th सीजीआई होंगे। तो यू ललित जो हैं वो हमारे 49th चीफ जस्टिस होंगे। ठीक है। अब जब हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पढ़ रहे हैं तो हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में जानते हैं। ये आपने जैसे जो क्वेश्चन बना है उसी में आपने देखा, ये बताया गया है कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रमणा जी हैं उन्होंने यू ललित को अगर रेकमेंड करा है तो बेसिकली ये अपॉइंट कैसे होता है? अपॉइंटमेंट का क्या प्रोसेस है? तो प्रोसेस याद रखिएगा, जो जाने वाले जो सीजीआई रहेंगे, मतलब जो अब रिटायर करने वाले, वो क्या करेंगे? वो रेकमेंड करेंगे किसी एक का नाम।
और किसी का भी नाम रिकमेंड नहीं करते हैं। जो सीनियर मोस्ट जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट में, उसका नाम वो रिकमेंड करेंगे। फिर क्या होगा, जो लॉ मिनिस्टर होंगे हमारे, वो क्या करेंगे, वो इस नाम को किसको भेजेंगे, पीएम को भेजेंगे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को भेजेंगे। और प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो क्या करेंगे, वो एडवाइस करेंगे किसको, वो एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को। और प्रेसिडेंट क्या करेंगे, प्रेसिडेंट जो है नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, अब जो अपॉइंट होंगे जो भी, तो आपको ये जानना पड़ेगा इसके लिए कि कौन कौन जो लोग हैं सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए जो है क्या क्या आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। सबसे पहले याद रखना, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए उनको। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन चाहिए, वो पहली क्वालिफिकेशन क्या है कि आप हाई कोर्ट में एज जज 5 इयर्स आपको जो है आप प्रैक्टिस किए हुए होने चाहिए, चाहे एक हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में इन सक्सेशन। एंड जो अनदर क्वालिफिकेशन वो ये है कि 10 इयर्स आप एज एडवोकेट ऑफ एनी हाई कोर्ट, किसी एक हाई कोर्ट में या हाई कोर्ट्स में सक्सेशन से आप जो है 10 साल आपने अगर प्रैक्टिस करा है तो आप एलिजिबल होते हैं जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट बनने के लिए। तो अगर एडवोकेट है तो 10 साल चाहिए प्रैक्टिस, और अगर जज है तो 5 साल चाहिए प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये तो बेसिकली एलिजिबिलिटी होगी सुप्रीम कोर्ट जज बनने के लिए। और सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट हैं उनको नामित करते हैं CJI। ठीक है, लेकिन ऐसा हर बार नहीं होता, 2 बार ऐसा हुआ है, मोस्ट प्रोबेबली 74 एंड 77 में ऐसा हुआ है। आई माइट बी रॉन्ग, ईयर को थोड़ा चेक करना पड़ेगा, लेकिन 70s में 2 बार ऐसा हुआ है जब ये वाला जो एक कन्वेंशन है ना, जो एक नियम है कि सीनियर मोस्ट को ही जो है नामित कर सकते हैं CJI, उसको क्या किया गया है, उसको फॉलो नहीं किया गया है। लेकिन जनरली जो सबसे सीनियर मोस्ट होते हैं उन्हीं को जो है रिकमेंड करते हैं, जो चीफ जस्टिस जो रिटायर होने वाले रहते हैं वो। तो आपको अपॉइंटमेंट समझ में आ गया। अब ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस है वो किस आर्टिकल में हमको मिलता है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको आर्टिकल 124 के क्लॉज 2 में 124 के क्लॉज 2 में क्या है, हमको अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किस देश से आया? FDI क्या होता है? FDI बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब देश के बाहर कोई रेसिडेंट जो है, ऐसा रेसिडेंट जो किसी देश के बाहर हो और वो उस देश में क्या करे, इन्वेस्ट करे। ठीक है, इन्वेस्ट करे, ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें कि वो ऑनरशिप भी पजेस कर सकता है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट क्या कहलाता है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमको ये पूछा गया है कि इस साल जो है 2021-22 में कौन सा देश हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा FDI जो है करा है, तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर ने क्या करा है, सबसे ज़्यादा FDI 2021-22 में करा है। जो टॉप 3 कंट्रीज हैं उनके नाम ध्यान रखिएगा, सिंगापुर, अमेरिका एंड मॉरिशस। सिंगापुर, अमेरिका एंड मॉरिशस आर टॉप 3 कंट्रीज इन टर्म्स ऑफ सोर्स ऑफ FDI। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। भारत के 14वें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ किस राज्य के रहने वाले हैं? ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है आपको याद रखना है कि जो हमारे 14th जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, जो 14वें उपराष्ट्रपति हैं, वो कौन है? ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो कौन है? वो जगदीप धनखड़ हैं। ठीक है, आगे पूछे ये किस राज्य के रहने वाले हैं, तो ये राजस्थान के रहने वाले हैं। वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है? हमारे देश में वाइस प्रेसिडेंट का क्या स्थान है? अगर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत देखो तो ही इज द सेकेंड हाईएस्ट ऑफिस आफ्टर प्रेसिडेंट। आफ्टर प्रेसिडेंट जो है ये सेकेंड जो है हाईएस्ट ऑफिस हमारे यहाँ किसकी है? वो वाइस प्रेसिडेंट की है। जब वाइस प्रेसिडेंट की बात हो तो आपको सबसे ज़्यादा याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ही इज द एक्स
ऑफिसियो चेयर पर्सन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा। तो राज्यसभा के जो चेयरपर्सन होते हैं कौन होते हैं? जो वाइस प्रेसिडेंट होंगे वो हमेशा राज्यसभा के चेयरपर्सन रहेंगे, उसको चेयर करेंगे, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट जो है उससे संबंधित कौन सा आर्टिकल, संविधान में कौन सा आर्टिकल बात करता है वाइस प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट के बारे में? आर्टिकल 66। आर्टिकल 66 जो है वो अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट की बात करता है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में ये तथ्य जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ही इज द एक्स ऑफिशियो चेयरपर्सन ऑफ, चेयरमैन ऑफ या चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा। मतलब राज्यसभा का चेयरमैन या चेयरपर्सन कौन रहेगा? हमेशा वाइस प्रेसिडेंट रहेंगे। अब इनको कैसे इलेक्ट करते हैं भाई? जैसे अभी जो 14वें उपराष्ट्रपति बने तो कैसे बने, इनको कौन इलेक्ट किया? तो हमेशा वाइस प्रेसिडेंट को कौन इलेक्ट करता है? एक अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेंगे, लेकिन जो इलेक्ट होते हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज से वो इलेक्ट होकर आते हैं। उस इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में समझिए। इलेक्टोरल कॉलेज मतलब कि ये लोग जो हैं वो किसको इलेक्ट करेंगे? वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। और इस इलेक्टोरल कॉलेज मतलब वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इलेक्टोरल कॉलेज कौन होते हैं? तो लोकसभा और राज्यसभा के नॉमिनेटेड एज वेल एज इलेक्टेड मेंबर्स, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर जो हैं इस इलेक्टोरल कॉलेज का भाग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष विश्व जैव ईंधन कब मनाया जाता है? तो जैव ईंधन मतलब समझते हैं ना, बायोफ्यूल्स, ठीक है। बायोफ्यूल्स जो है ये कब मनाया जाता है? ये 10 अगस्त को मनाया जाता है। बायोफ्यूल्स का मतलब भी समझ लिए क्या होता है? जैव ईंधन बोल रहे हैं ना, तो जैव मतलब क्या होता है? जीवित, लिविंग, है ना। और फ्यूल मतलब तो जानते ही हैं सब लोग, ईंधन होता है। तो कोई भी ऐसा ईंधन जिसका स्रोत कोई जैविक चीज़ हो, मतलब कि जब भी किसी जैविक चीज़ से हम ईंधन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हम उसको जैविक ईंधन कहेंगे। अब जब जैविक ईंधन के बारे में पढ़ रहे हो तो कुछ चीज़ें और ध्यान में रख लो, है ना। यूपीएससी और सीजीपीएससी के मेंस के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ बता देती हूँ कि जब भी आप बायोफ्यूल से रिलेटेड कोई आर्टिकल्स पढ़ेंगे न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स में, आप एक हमेशा सुनते होंगे टर्म जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल, सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल, थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल एंड फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल। तो ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन है क्या, इसको समझना आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट जनरेशन जब बायोफ्यूल बोलेगा तो याद रखना फर्स्ट जनरेशन का मतलब होता है जो फूड क्रॉप्स होते हैं, ठीक है। फूड क्रॉप जो डायरेक्ट जिसको आप खा सकते हैं, फूड हो गया या क्रॉप्स हो गए या एग्रीकल्चरल कोई ऐसा प्रोडक्ट हो गया जिसको हम डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। जब उस स्रोत से आप ईंधन बनाएंगे तो उसको हम फर्स्ट जनरेशन बोलेंगे। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए? इसके एग्जाम्पल हो गए शुगर केन हो गया, अगर शुगर केन से आप कोई बायोफ्यूल बनाते हो, ठीक है, या कोई फल हो गई, कोई सब्जी हो गया, है ना, कोई वेजिटेबल हो गया, उससे अगर आप बना रहे हो, है ना, मक्का हो गया, अगर उससे आप बना रहे हो कोई फ्यूल तो वो फर्स्ट जनरेशन कहलाएगा। ये एडिबल होता है, ठीक है, वेजिटेबल प्लांट से बनता है, ठीक है, जो खाने योग्य होता है, इसको फर्स्ट जनरेशन बोलते हैं। सेकेंड जनरेशन किसको बोलते हैं? सेकेंड जनरेशन का मतलब होता है कि अगर वो नॉन एडिबल हो, मतलब इन्हीं जो वेजिटेबल एंड प्लांट्स का रेसिड्यू टाइप हो। फॉर एग्जाम्पल आपका मोलासेस हो गया या जैसे कि हस्क्स हो गया, जैसे शुगर केन होता है ना, उसका जब आप उसका जो क्या बोलेंगे, जो रेसिड्यू हो गया, उससे अगर कोई ईंधन हम बनाएंगे तो ये सब बेसिकली किस में आ जाएंगे? सेकेंड जनरेशन में आ जाएंगे। ये सब किस में आएंगे? सेकेंड जनरेशन में आ जाएंगे। अब जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन क्या होता है? थर्ड जनरेशन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल एल्गी हो गया, है ना, इनसे अगर जब आपको ईंधन निकालते हो तो इसको क्या बोलते हैं? थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल बोलते हैं, ठीक है। और फोर्थ जनरेशन क्या है? ये भैया सबसे सबसे मोस्ट आज का जो जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है उसको यूटिलाइज करके जो बनता है। फॉर एग्जाम्पल जो जेनेटिकली मॉडिफाइड जो चीज़ें होती है ना, प्लांट्स, है ना, क्रॉप्स,
तो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स एंड जो भी होते हैं वेजिटेबल्स होते हैं, इनसे अगर कोई जैव ईंधन बने तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम फोर्थ जनरेशन बायोफ्यूल बोलते हैं। पहली बार जो है बायोफ्यूल से रिलेटेड पॉलिसी हमारे कंट्री में कब आई थी, 2009 में आई थी, और इसी को अपडेट किया गया 2018 में। एक और बायोफ्यूल से रिलेटेड पॉलिसी आई जिसमें जो है 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट जो है सेट किया गया। 20% आप सुनते होंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में, वो कब किस में सेट किया गया था, 2018 को जो बायोफ्यूल पॉलिसी आई थी इंडिया की उसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिवर्ष 10 अगस्त जो है विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम ध्यान रखिएगा, है ना, थीम ध्यान रखिएगा, टू प्रमोट द यूज ऑफ बायोफ्यूल ओवर कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधन के विकल्प के रूप में गैर जीवाश्म ईंधन के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। एक लाइन में बोलूं तो जो कन्वेंशनल जो एनर्जी है, जैसे ये पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, हम चाहते हैं कि इनके उपयोग को कम करें, है ना, क्योंकि ये ख़त्म होने वाले हैं, और जैव ईंधन टाइप की चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करें, है ना, क्योंकि वो तो जल्दी से ख़त्म हो जाएंगे। तो कुल मिला के ये समझ आपको बनानी पड़ेगी। और इसका फ़ायदा क्या होगा, तो समझो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन कम हो जाएगा सबसे पहला। दूसरा क्या हो जाएगा कि ये पेट्रोल वेट्रोल सब खत्म हो रहे हैं, और ख़त्म भी हो रहे हैं प्लस महंगे भी होते जा रहे हैं, तो उनके विकल्प के रूप में ये जो है आप उपयोग में ला सकते हैं। थर्ड क्या है, फार्मर्स वगैरह क्या करते हैं, अपने क्रॉप रेसिड्यू से बना सकते हैं, तो उनका इकोनॉमिकल फ़ायदा हो जाएगा। इस प्रकार से आप इसके कुछ पॉजिटिव चीज़ें अपने मेंस के लिए ध्यान में रख सकते हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है। 1 से 15 अगस्त का अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो समझो उस समय तक 64 था, पर अब हो चुके हैं वैसे तो 75, पर इस समय तक जो है 64 था। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि पहले 5 और उसके बाद 10 जो ऐड हुए हैं, 10 ऐड होकर के 64 हो गए हैं। पहले तो उन 10 के नाम आप जानिए, अगले वीडियो में आप और जो है 11 के नाम आपको बताऊंगी। अभी जो 10 ऐड हुए हैं जिनसे कि 64 हो गई है पूरी संख्या रामसर साइट्स की, तो इन 10 के नाम आप ध्यान में रखिए। तमिलनाडु में देखिए कौन कौन है। ठीक है, कोंथनकुल्लम पक्षी अभ्यारण्य है तमिलनाडु में, मन्नार की खाड़ी समुद्री जीवमंडल रिजर्व हो गया, वेम्बनूर वेटलैंड हो गया, वेल्लोड पक्षी अभ्यारण्य हो गया, वेदाथंगल पक्षी अभ्यारण्य हो गया, उदय मर्थनपुरम पक्षी अभ्यारण्य हो गया। उड़ीसा में कौन सा है ध्यान रखो, सतकोसिया गार्ज हो गया। कर्नाटक में रंगनाथितु याद रखिए। गोवा में नंदा झील हो गया, और मध्य प्रदेश में सिरपुर आर्द्रभूमि हो गया। तो बेसिकली ये 10 वेटलैंड्स हैं जो ऐड होकर 64 हो गए थे, और उसमें और 11 ऐड हो गए हैं जो आपके अगले करंट अफेयर्स के क्लास में आएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका केंद्रीय, अच्छा आप रामसर स्थल तो आप पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको क्या इसकी समझ है कि रामसर स्थल होता क्या है। ऐसे तो लास्ट वीडियो में मैंने थोड़ा सा बताया था, एक बार और मैं रिपीट कर दे रही हूँ। ठीक है, रामसर साइट्स बेसिकली क्या होते हैं, जिन भी आर्द्रभूमि का अंतर्राष्ट्रीय महत्व होता है, उन आर्द्रभूमि को क्या करती है रामसर जो कन्वेंशन है उसके तहत उनको क्या एक टैग मिलता है, या उनको एक स्टेटस मिलता है, तो उन आर्द्रभूमि को क्या बोलते हैं हम, रामसर स्थल बोलते हैं। रामसर स्थल बेसिकली क्या है कि रामसर कन्वेंशन जो साइन हुआ था, कब साइन हुआ था, 1971 में। कहाँ साइन हुआ था, रामसर जो ईरान का एक शहर है वहाँ साइन हुआ था। किसके लिए साइन हुआ था, तो वेटलैंड्स मतलब आर्द्रभूमि के किसके प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन के लिए जो है ये साइन हुआ, कंजर्वेशन के लिए जो है ये कन्वेंशन साइन किया गया था। और अब जो भारत के इतने सारे जो आर्द्रभूमि हैं जिनको जो रामसर का टैग मिल रहा है, इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि जब रामसर कह रहा है कि ये आर्द्रभूमि जो है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस का है, तो जो
जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स हैं हमारे सोसाइटी के, एनजीओज हो गए, हमारे केंद्र सरकार, हमारे राज्य सरकार हो गया, ठीक है ना, जो सिविल सोसाइटी है वो क्या करती है, फिर इसको और ध्यान देती है, इसको और अटेंशन देती है, इनको और अच्छे से प्रोटेक्ट करती है, कंजर्व करती है। तो ये फ़ायदा होता है रामसर के साइट ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस में आने का, है ना। और वेटलैंड को क्यों बचाना चाहिए भैया, इसका भी तो फ़ायदा समझो थोड़ा। वेटलैंड को क्यों बचाना चाहिए, क्योंकि ये जो आर्द्र भूमि होती है इनका जो है एनवायरमेंटल इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, इन टर्म्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई प्रकार के जो हैं जीव जंतु हैं ना, उनको क्या आश्रय देते हैं, और जो क्लाइमेट चेंज जो है उसको भी रेगुलेट करने में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो बेसिकली इनके बहुत सारे एनवायरमेंटल फंक्शंस हैं और इसको बचाना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेटलैंड के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेक हो गया, रिवर हो गया, है ना, राइस फील्ड हो गया, ये एक प्रकार के इकोसिस्टम होते हैं, समझिए। वेटलैंड क्या होता है, एक प्रकार का इकोसिस्टम होता है, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल्स जो है रिवर, लेक्स जैसे मैंने, ये सब क्या है, वेटलैंड्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो सीवीसी जो होती है ना, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसी को हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय सतर्कता आयोग, इनके प्रमुख जो है किसे नियुक्त किया गया है, पूछ रहा है। इसको नियुक्त कौन, सॉरी इसे इसके प्रमुख किनको नियुक्त किया गया है, सुरेश एन पटेल। सुरेश एन पटेल को जो है सीवीसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। नियुक्त कौन करते हैं इनको नियुक्त करते हैं प्रेसिडेंट, लेकिन इनको चुनता कौन है, इनका सिलेक्शन कमेटी जो है वो उसमें कौन कौन रहते हैं, तो उसमें याद रखिएगा पीएम रहते हैं, और कौन रहता है, होम मिनिस्टर रहता है, याद रखिएगा, है ना। और क्या याद रखिएगा, 3 लोगों का सिलेक्शन कमेटी रहता है, पीएम प्लस होम मिनिस्टर प्लस लीडर ऑफ अपोजिशन, एलओपी इसको मैं बोलती हूँ शॉर्ट टर्म में, लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ के, लोकसभा के। इन तीनों लोग सेलेक्ट करते हैं, नाम भेजते हैं, प्रेसिडेंट सर इनको क्या करते हैं, मैम अपॉइंट कर देते हैं। अभी आप थोड़े टाइम पहले आपने देखा होगा कि जो हमारी नई प्रेसिडेंट हैं मुर्मू जी, वो क्या कर रही है, इनको ओथ दिला रही है, इनको शपथ दिला रही है। ये कार्य क्या करता है भाई, सतर्कता आयोग है, विजिलेंस करता है, देखता है, नज़र रखता है किन पे, जहाँ करप्शन हो रहा है, करप्शन प्रैक्टिस हो रहा है ना, उनको ये देखता है। और किस एक्ट के अंडर काम करता है, तो जो करप्शन एक्ट है हमारा 1988 का, उसके अंडर जो है ये काम करता है। और इसको कौन कौन अप्रोच कर सकते हैं, सीवीसी को कौन कौन अप्रोच कर सकता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रोच कर सकता है, ठीक है, लोकपाल अप्रोच कर सकता है, और कौन अप्रोच कर सकता है, विशल ब्लोअर जो होते हैं ना, विशल ब्लोअर टर्म सुना है, बेसिकली किसी संस्था के ऐसे ऐसे एम्प्लॉई जो कि उस संस्था में चल रहे किसी करप्ट प्रैक्टिस का क्या करते हैं, एक्सपोज करते हैं, उनको विसल ब्लोअर कहा जाता है, ठीक है। तो लोकपाल हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, और विसल ब्लोअर, ये लोग क्या इनको अप्रोच कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, ये उस चीज़ पे निगरानी रखेंगे, लेकिन इनके पास अपना कोई रिसोर्स बेसिकली नहीं है, ठीक है। तो ये बेसिकली किन पे डिपेंडेंट है, ये सीबीआई हो गया या और जो बॉडीज़ हैं जिनके पास मैन पावर है, उन पे ये डिपेंडेंट होते हैं एक्शन के लिए। अदरवाइज ये जो मेनली काम करते हैं वो जनरली एडवाइजरी है नेचर में, ठीक है। तो ये सब इसके क्रिटिसिज्म भी थे जो मैंने आपको बताए, ठीक है। याद रखिएगा कि 64 फरवरी 1964 में जो के संथानम सर हैं, इनके रिकमेंडेशन पे या फिर इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, जिनके रिकमेंडेशन पे इनको 1964 में, मतलब सीवीसी जो ये आयोग है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, इसको 1964 में बनाया गया था, ठीक है। किसके लिए, समझ जाओ, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन के लिए, भ्रष्टाचार से थोड़ा लड़ने के लिए इसको जो है बनाया गया था, ठीक है। 2003 में, याद रखना, 2003 में एक पार्लियामेंट एक्ट से क्या किया गया, एक पार्लियामेंट एक्ट से इसको क्या किया, स्टैट्यूटरी दर्जा दिया गया, ठीक है। 2003 में इसको स्टैट्यूटरी दर्जा मिला। और 2013 में क्या है, जब लोकपाल और जब लोकायुक्त एक्ट आई ना, तब क्या हुआ कि सीवीसी को ये काम दिया गया कि इनके जो कंप्लेंट्स होंगे ना रिलेटेड टू करप्शन, उस पे जो है आप जो है यू हैव टू
लुक एट द केसेस विच आर लाइक करप्शन से रिलेटेड हो। जो लोकपाल को आएंगे वो आपको भेज सकते हैं केसेस, है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। हाल ही में आरबीआई ने रेपो रेट को 0.50 से बढ़ाकर कितना निर्धारित किया है? 5.40। मतलब अभी करंट में रेपो रेट कितना है? 5.40। रेपो रेट सुनते रहते हैं। रेपो रेट क्या है? रेपो रेट बेसिकली याद रखना वो दर है जिसपे कि आरबीआई जो है, जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं, जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं, उनको क्या करती है? पैसा देती है। ठीक है, और पैसा देती है किसके बदले में? तो प्रतिभूतियों के बदले में जो है आरबीआई इनको पैसा देती है और इस दर पे देती है। ठीक है, हाँ। और इसी के ऑपोजिट जब वाणिज्यिक बैंकों से पैसा लेती है आरबीआई, तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको हम बोलते हैं रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, रेपो रेट वह दर होती है जिस पर बैंकों को आरबीआई कर्ज देता है। ऐसे याद रखना, अभी 5.40 है। ठीक है, रिवर्स रेपो रेट पता होना चाहिए। तो आरबीआई इसमें क्या करती है? आरबीआई पैसे लेती है कमर्शियल बैंक से। एट करंट याद रखना कि कैश रिजर्व रेशियो 4.50 है। एसएलआर जो होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो कितना है? 18% है। और ये निर्धारित कौन करता है? ये रेपो रेट कौन निर्धारित करता है? आरबीआई हम बोलते हैं, लेकिन बेसिकली एमपीसी जो होती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है आरबीआई की, वो डिसाइड करती है कि रेपो रेट दर कितना होना है। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन। भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित होता है? मैं रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। भारत और अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास, युद्ध अभ्यास जो है हमारा भारत और अमेरिका के बीच, उसका कौन सा संस्करण जो है आयोजित हुआ? उसका जो है 18th एडिशन, 18वां संस्करण आयोजित हुआ। कहाँ? तो औली उत्तराखंड में। औली उत्तराखंड में जो है हुआ। भारत अमेरिका के बीच एक और एक्सरसाइज है, वज्र प्रहार 2022। वो कहाँ हुआ? उसका जो है 13वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। अब भारत और अमेरिका से के बीच में जो भी युद्ध अभ्यास होते हैं इंपॉर्टेंट, वो यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, पहला तो युद्ध अभ्यास ही हो गया। फिर देखना कोप इंडिया है। नेक्स्ट इज मलाबार। मलाबार याद रखना कि देखो बहुत सारे कंट्रीज के बीच का है ना, माला की तरह है। 1 2 3 4, यहाँ भारत हो गया, यहाँ अमेरिका हो गया, यहाँ ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ जापान हुआ। माला की तरह ये मालाबार। ठीक है, नेक्स्ट में आप टाइगर ट्रंप जी हैं। तो टाइगर ट्रंप क्या है? भारत और अमेरिका के बीच का। और वज्र प्रहार। तो याद रखिए ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ प्रस्तावित है? पहले तो समझो सोलर प्लांट जो होता है, फ्लोटिंग सोलर प्लांट होता क्या है? तो ये देख रहे हो, ये सब क्या है? ये सब पीवी पैनल्स हैं। ठीक है, तो जो फोटोवोल्टेइक जो प्लेट्स होते हैं या पैनल्स होते हैं ना, उनको ऐसे इस तरीके से देख रहे हो, फ्लोटिंग है। और किस में है? किसी वाटर में है। तो उसी को हम बोलते हैं फ्लोटिंग सोलर प्लांट। तो दुनिया का जो है सबसे बड़ा कहाँ पर बन रहा है? ओंकारेश्वर बांध जो है ना, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के ऊपर, उसमें बन रहा है जो हमारा दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट। ऐसे तो जो सबसे बड़ा भारत का है वो कहाँ पर है? वो तेलंगाना में। भारत का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट कहाँ है? तेलंगाना में है। समथिंग राम करके कुछ है, राम करके ही है कुछ। और दुनिया का सबसे बड़ा पूछे तो कहाँ पर है? ओमकारेश्वर बांध, नर्मदा नदी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश में देखिए ओंकारेश्वर। ठीक है, खंडवा जिला में बनेगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? ध्यान रखना 600 मेगावाट। ठीक है, अब जब क्षमता की बात करें तो आपको याद रखना हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी पॉलिसी है 2022 तक जिसको हमको पाना है, उसके अंडर टारगेट कितना का है हमारा? 175 जो है 175 जो है हमको गीगावाट जो एनर्जी है हमको रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म में जो हमको अचीव करना है, जिसमें कि आउट ऑफ 175 जो है 100 हमको किससे अचीव करना है? सोलर एनर्जी से हमको अचीव करना है। ये आप ना टारगेट याद रखना, मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली का अगला पुलिस आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? हमारे नेक्स्ट जो है पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा को बनाया गया है। ये
आईटीबीपी के हेड रहे हैं संजय अरोड़ा जी जो हैं, इनको नेक्स्ट जो है दिल्ली के पुलिस आयुक्त इनको जो है अपॉइंट किया गया है। संजय अरोड़ा नाम याद रखिएगा, आईटीबीपी के अध्यक्ष थे, ठीक है ना। और हाल ही में हमने एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देखा था कुछ टाइम पहले दिल्ली के उपराज्यपाल के बारे में। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। और वहाँ के मुख्यमंत्री सबको पता है अरविंद केजरीवाल जी हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह 1 से 13 अगस्त का यह कौन सा संस्करण होगा? कौन सा एडिशन, कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण होगा, याद रखिएगा अल नजह। जब ये अल नजह या इस टाइप का कुछ टर्म आता है ना, तो आपको ऐसे भी दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि कुछ इधर के कंट्रीज होंगे, लाइक ओमान हो गया, या जो इधर जो मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज होते हैं ना, वो कंट्रीज होंगे। दक्षिण कोरिया के पहले चंद्र मिशन में प्रक्षेपित यान का नाम पूछ रहा है दानूरी जो है फर्स्ट उनका जो चंद्र मिशन है उस पर प्रक्षेपित यान है। किसका? साउथ कोरिया का, ठीक है, दक्षिण कोरिया का। और इसको बनाया किसने है वो ध्यान रखिएगा, इसको बनाया है KARI, मतलब कि कोरिया एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने। जैसे हमारे यहाँ इसरो है ना, इसरो बनाती है, वैसे ही वहाँ का जो एरोस्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट है KARI उसने इसको विकसित किया है। भारत में तो आपको पता है हमारा चंद्र मिशन जो है वो कौन सा है? चंद्रयान 2 मून मिशन जो है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्तनपान सप्ताह कब से कब मनाया गया? एट दिस प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी जो एक सोशल कंडीशनिंग है हमारे यहाँ, उसमें आप देखोगे कि इसके इम्पोर्टेंस पे बहुत ज़्यादा जो है जोर दिया जा रहा है ना। तो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है कब से कब मनाया जाता है? 1 से 7 अगस्त को जो है मनाया गया। क्यों मनाया गया? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जा सके किसके बारे में? ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में, ताकि जो है हमारे जो बच्चे हों वो ज़्यादा से ज़्यादा स्वस्थ हो, है ना। विषय क्या था? स्टेप अप फॉर ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है। एजुकेटेड नहीं होगा, एजुकेट एंड सपोर्ट होगा, ठीक है, एजुकेट एंड सपोर्ट होगा। उद्देश्य क्या है? देखो जो मैं आपको बता रही हूँ, स्तनपान के माध्यम से दुनिया भर के शिशुओं के स्वास्थ्य सुधार को प्रोत्साहित करना, है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में मिंजर मेला? देखिए मिंजर मेला किस राज्य में जो है मनाया जाता है, आयोजित किया गया है? हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश में मिंजर फेयर या मेला मनाया जाता है। अब हिमाचल प्रदेश का तो मिंजर हो गया, अब और भी कुछ है इंपॉर्टेंट, कुछ उनको हम देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? उज्जैन में। मध्य प्रदेश में जो कुंभ लगता है उसकी बात कर रही हूँ मैं, कुंभ मेला नहीं बोल रही हूँ। MP का कुंभ जो है उज्जैन में। पुष्कर मेला कहाँ? अजमेर में, ध्यान रखिएगा। पुष्कर मेला कहाँ? अजमेर में इन राजस्थान। देन यह रथ यात्रा कहाँ का फेमस है? पुरी में। कहाँ? उड़ीसा में, उड़ीसा स्टेट याद रखिएगा, ठीक है। अंबुबाची मेला कहाँ होता है? अंबुबाची असम में इसको जो है मनाया जाता है। और गंगा सागर मेला कहाँ? पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल में जो है ये आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोदी सर्किट किस टाइगर रिजर्व में विकसित किया जा रहा है? जो मोदी सर्किट करके जो है बनाया जा रहा है, तो पूछ रहा है कि किस टाइगर रिजर्व में जो है मोदी सर्किट बनाया जा रहा है? इट इज़ इन कॉर्बेट टाइगर जो रिजर्व है वहाँ पर मोदी सर्किट डेवलप किया जा रहा है, ठीक है। उत्तराखंड में कॉर्बेट, इतना ध्यान रखिएगा, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है उससे ज़्यादा, ठीक है। राष्ट्रमंडल खेल क्या होता है 2022? कॉमनवेल्थ जो गेम्स होते हैं 2022 में, कहाँ हुए कॉमनवेल्थ गेम्स? बर्मिंघम में हुए, है ना, 2022 के। तो उसमें पूछ रहा है कि भारत का कौन सा स्थान था, मतलब भारत जो है वो किस रैंक पे है पूछ रहा है। तो हम चौथे रैंक पे हैं, ठीक है। नंबर 1 पे कौन है? नंबर 1 पे अमेरिका, नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया, नंबर 2 पे है आपके इंग्लैंड, 3rd में कनाडा एंड 4th में कौन है? 4th में इंडिया है, ठीक है। स्थान देखिए बर्मिंघम में ऑर्गेनाइज हुआ, संस्करण था 22वां, और इसका शुभंकर कौन था? पेरी द बुल, ठीक है। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया?
विश्व वर्ल्ड ट्राइबल डे बोल रहा है कब मनाया गया, तो हम सबको पता है 9 अगस्त को जो है विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। ठीक है, प्रतिवर्ष 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। और थीम क्या था, तो पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण में स्वदेशी महिलाओं की भूमिका। थीम क्या था, ध्यान रखिएगा, पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण और प्रसारण। ठीक है, आपको कंजर्व भी करना और आपको क्या करना है, आपको उस चीज को फैलाना भी। ठीक है, उसमें जो स्वदेशी महिलाएं हैं उनकी भूमिका। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन, भारत के महान शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को हाल ही में किस वैश्विक संचालन संस्था का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ, इतना तो हम सब जानते हैं, दिस मैन इज एसोसिएटेड विथ चेस, है ना। और 4 टाइम्स क्या रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन रहे ये चेस के, 4 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं ये चेस के। और इनको जो है हाल ही में अंतरराष्ट्रीय शतरंज संघ का क्या बनाया गया है, उपाध्यक्ष बनाया गया है, दैट इज वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट पंचामृत योजना। जो उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना किसानों के लिए कौन सी योजना शुरू की है, पंचामृत योजना। इस योजना का नाम है पंचामृत योजना। जो यूपी जो स्टेट है बेसिकली वो पूरे देश का जो है नंबर 1 रैंक पे है इन टर्म्स ऑफ, फर्स्ट रैंक इन टर्म्स ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन। ठीक है, शुगर केन प्रोडक्शन। अब यूपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जो शुगर केन के जो फार्मर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना, और उसी के लिए इन्होंने क्या करा है, शुगर केन को और अच्छा और अच्छी उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, उसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए जो है क्या किया है, देखिए, गन्ने की खेती में नई तकनीक का प्रयोग कर उपज बढ़ाने के लिए गन्ना विभाग ने क्या किया है, पंचामृत नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। ठीक है, और किस राज्य सरकार ने किया है, तो उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने किया है। और ये भी याद रखिएगा कि गन्ना उत्पादन में जो है सबसे टॉप पर कौन सा राज्य है, तो उत्तर प्रदेश राज्य। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगस्त 2022 में किसे वर्ष 2021-22 के लिए AIFF का सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना गया है। बेसिकली ये जो फेडरेशन है वो इंडिया की जो है फुटबॉल फेडरेशन है, उसने किसे जो है सर्वश्रेष्ठ पुरुष फुटबॉलर चुना है, तो सुनील छेत्री हैं। और कई बार जो है इनको सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर चुना गया है। अभी 2 दिन पहले की बात है, क्या किया है, फीफा ने जो है किसको बैन कर दिया गया है, किसको सस्पेंड कर दिया है, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ जो फुटबॉल है, मतलब हमारे भारतीय जो फेडरेशन है फुटबॉल की, उसको क्या कर दिया है, फीफा ने सस्पेंड कर दिया है। तो ये बहुत ही एक प्रकार से शेमफुल रहा है हमारे लिए। पर आपको ये याद रखना है कि जो सुनील छेत्री जो है वो क्या है, सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर हैं। इनका नाम ज़्यादातर स्टूडेंट जानते ही होंगे। और ही इज़ वन ऑफ द जैसे आफ्टर रोनाल्डो एंड मेसी, ही इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट स्कोरर इन टर्म्स ऑफ गोल्स इन फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना लॉन्च की। नेथन्ना बीमा योजना जो है तेलंगाना की सरकार ने, राज्य सरकार ने नेथन्ना बीमा योजना लॉन्च की है। ये बेसिकली किन के लिए है, तो ध्यान रखिएगा, जो वीवर्स होते हैं ना, बुनकरों के लिए है, ये वीवर्स के लिए है, जो हैंडलूम पावरलूम के जो वीवर्स हैं उनके लिए योजना है। और क्या योजना है ये, तो क्या है, बीमा योजना है, मतलब इंश्योरेंस स्कीम है। और इस स्कीम के तहत क्या होगा, इस स्कीम के तहत 5 लाख तक का इनको जो है वो मिलेगा, इनको जो है इंश्योरेंस अमाउंट जो है वो 5 लाख तक की है। और जब वीवर्स की बात हो रही तो ध्यान रखिएगा, ये भी क्या है, एक प्रकार से मार्जिनलाइज्ड जो सोसाइटी होती है, जो कि सोसाइटी का वो हिस्सा है जहाँ पर अभी विकास का जो स्तर है वो कम है। और हमारा क्या है, हमारा जो देश है उसका कुछ संविधान या हमारे जो गवर्नमेंट है उनको कुछ इस प्रकार का निर्देश दिया गया है, या DPSP देखिए, या आप और भी जो पार्लियामेंट्री लॉज हैं उसमें आप देखिए प्रयास यही रहता है कि हर सेक्शन से लोगों को जो है विकास का जो मेन स्ट्रीम है उसमें जो उनको लाया जा सके। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयास है कि इसमें वीवर्स के लिए जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट इतना प्रयास
कर रही है। नेक्स्ट वह भारत और किस देश के बीच में द्विपक्षीय युद्धाभ्यास उदार शक्ति आयोजित किया गया। तो बहुत से शक्ति हैं, उसमें से एक है उदार शक्ति अभ्यास, वो इंडिया और मलेशिया के बीच में आयोजित होता है। तो और जो शक्ति उनके बारे में ही जानो, है ना। तो उदार शक्ति हो गया भारत और मलेशिया के बीच में। गरुड़ शक्ति किनके बीच में? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। ड याद रखना, गरुड़ और इंडो, ठीक है। फिर मित्र शक्ति, तो मित्र तो हमारे पता ही है, भारत श्रीलंका, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ बुद्धिज्म जो है भारत और इंडिया का बहुत ही पुराना रिलेशन है। नेक्स्ट हरिमऊ शक्ति, वो भारत और अगेन मलेशिया के बीच में जो है ये हरिमऊ शक्ति जो है प्रैक्टिस किया जाता है। और समुद्र शक्ति किसके बीच में प्रैक्टिस किया जाता है? अगेन भारत और इंडोनेशिया के बीच में प्रैक्टिस किया जाता है। और अगर केवल शक्ति पूछा जाए तो भारत और फ्रांस के बीच में आयोजित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 अगस्त 2022 को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पशुधन को त्वचा रोग से बचाने के लिए कौन सी स्वदेशी वैक्सीन लॉन्च की है? तो बेसिकली क्या होता है कि जो पशु होती है, जो एनिमल्स होते हैं, उनको ना लंपी करके क्या होता है, स्किन डिजीज होता है। और इसी से बचाने के लिए एक वैक्सीन जो है सरकार ने लॉन्च करा है। उस वैक्सीन का नाम पूछ रहा है तो आपको याद रखना है लंपी प्रोवैक। उस वैक्सीन का नाम क्या है? लंपी प्रोवैक, ठीक है। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और कोई इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? फॉर द फर्स्ट टाइम जो CSIR है उसको कोई महिला महानिदेशक मिली है। और वो कौन है? वो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी को जो है पहली बार जो है CSIR ने किसी महिला को क्या किया है? महानिदेशक अपॉइंट किया है। नेक्स्ट वी हैव स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर अभियान किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? बिना टाइम वेस्ट किए बता रही हूँ, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने क्या किया है? स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर जो है अभियान लॉन्च किया है। इसके तहत क्या होगा कि 75 जो समुद्र तट है ना, उनको 75 डेज के अंदर क्या करना है? पूरा क्लीन करना है, उनको पूरा सफाई कर देनी है। और अभियान का समापन जो है किस दिन होगा? अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस 17 सितंबर 2022 को जो है इसका समापन होगा, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस ने, याद रखिएगा, इसको लॉन्च किया है, ठीक है। विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस जो है प्रत्येक वर्ष वही 17 सितंबर को मनाया, जैसे इस बार जाएगा तो वो क्या होता है? तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। इस बार वो तीसरा शनिवार कौन सा है? वो 17 सितंबर है। नेक्स्ट वी हैव आदिपुरम महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में आदिपुरम महोत्सव मनाया जाता है। पीछे की कहानी को भी थोड़ा सा जान लीजिए। त्योहार का नाम क्या है? अंदल जयंती या आदिपुरम बोलते हैं, ठीक है। इस वर्ष त्योहार का जो तारीख कौन सा पड़ा? 1 अगस्त पड़ा है, ठीक है। मान्यता क्या है? तो देवी बेसिकली क्या है ना, अंदल देवी है, ठीक है। एक गॉडेस है देवी अंदल, जो कि माता लक्ष्मी का ही रूप मानी जाती है, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था? उन्होंने विष्णु जी के जो रूप थे भगवान रंगनाथ से क्या किया था? से उन्होंने शादी करी थी, ठीक है। तो उसके ही उपलक्ष्य में जो है ये जयंती आदिपुरम जो है त्योहार मनाया जाता है, ठीक है। कहाँ मनाया जाता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज तमिलनाडु, ठीक है। स्माइल 75 योजना क्या है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। जो ऐसी योजनाएं हो ना, जो मैं बार बार बोल रही हूँ, जो किसी ऐसे सेक्शन को टच करती हो, जो मतलब जो जैसे कि हम बोलते हैं कोई योजना विमेन के लिए है, चिल्ड्रन के लिए, तो इट्स वेरी जनरल थिंग, ठीक है। विमेन चिल्ड्रन की तो बहुत ही योजनाएं हैं, ठीक है। लेकिन ओल्ड एज के लिए भी योजना है। पर कुछ ऐसे सेक्शन, जैसे कि ये जो स्माइल 75 वो किन के लिए है? बेगर्स के लिए, जो भिक्षा के कार्य में लगे हुए हैं, उनके लिए क्या किया गया है? स्माइल 75 योजना को लाया गया। कौन सा मंत्रालय लेकर आई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय जो है वो लेकर आई है। ये बेसिकली क्या करती है? इस योजना के अंतर्गत क्या होना है? जो बेगर्स हैं, जो भिक्षा के कार्य में लगे, उनको रिहैबिलिटेट करना है। तो अगेन इट इज़ लाइक वंडरफुल, आपके मेन सेंस में लिखने के लिए या फिर एग्जाम्पल साइट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत के 75th शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? वी प्रणव जो हैं हमारे 75th वनडे एग्जाम वाले, ध्यान रखिएगा, वी प्रणव हमारे 75th क्या है? ग्रैंड मास्टर हैं। किसे फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान सेवेलियर डी ला लीजियन डी ऑनर से सम्मानित किया गया है? शशि थरूर जो है इनको सम्मानित किया गया है विथ फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान। तो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। आपका इस वीडियो को देखने के लिए, इस लेक्चर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।